आपको दो फोर्सेस जोड़ने के मेथड सीख रखे हैं बेटा आपने। ये आपके पास फार्मूला भी है, एक बार ध्यान से सुन लेंगे सब। ए वेक्टर और बी वेक्टर थीटा एंगल है, ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट कितना होता है, रिजल्टेंट फोर्स कितना होता है, इनका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड या इनका एडिशन, या आपके पास ये भी रहता है, आपको पता है। फटाफट इसी से करेंगे, दो फोर्सेस जोड़ने हैं, रिजल्टेंट का एंगल निकालना है। दो फोर्सेस में तो जनरली हम यही वाली टेक्निक अप्लाई करेंगे। रिजोल्यूशन वाली भी कर सकते हैं बट जरूरत नहीं पड़ेगी हमको, इसी से हमारा काम हो जाएगा, तो क्यों उसको यूज करेंगे, ठीक है। बट लेकिन जैसे ही थ्री फोर्सेस अगर मेरे को ऐड करने, मान लीजिए इस तरह के, ये आपका F1 है, ये आपका F2 है, ये आपका F3 है, ये तीन फोर्सेस अगर आपको ऐड करने हैं, ठीक है। ये थ्री फोर्सेस अगर आपको ऐड करने हैं, तो हम हमेशा किससे करेंगे बेटा, इसके लिए रिजोल्यूशन काम में लेंगे हाँ, क्योंकि हम ऐसे नहीं करेंगे इन दो को जोड़ के निकालें, क्योंकि हमको टेक्निक पता है बेटा कि कोई भी वेक्टर आप एज ए सम ऑफ टू कंपोनेंट्स लिख सकते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया, सम ऑफ टू कंपोनेंट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर है, तो आपने इसको एक वेक्टर ऐसे बना दीजिए, एक वेक्टर ऐसे बना दीजिए। तो ये भी दो वेक्टर्स भी क्या कहलाएंगे, इस रिजल्टेंट आर वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। क्योंकि आप आर वेक्टर को एज ए सम ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ही पूछा आपसे, किसी भी वेक्टर के कितने कंपोनेंट हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट कंपोनेंट हो सकते हैं। आप किधर भी दो वेक्टर ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। तो एक वेक्टर के नंबर ऑफ कंपोनेंट्स तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, क्योंकि कंपोनेंट्स की डेफिनेशन क्या है कि आप अगर उस वेक्टर को एज ए सम ऑफ टू वेक्टर्स लिख पा रहे हैं, तो आपके वो जो वेक्टर्स हैं जिसके सम में आप लिख रहे हैं, दोज आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ दैट वेक्टर, ठीक है। बट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स यूनिक होते हैं बेटा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपने ये तीनों वेक्टर्स आपको ऐड करने हैं, तो आप कंपोनेंट्स करेंगे, कंपोनेंट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब ये कोई वेक्टर है आपका, ठीक है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मीनिंग ध्यान से सुन लीजिए बेटा एकदम। ये आपका कोई वेक्टर है, तो इस वेक्टर को आप एज ए सम ऑफ टू कंपोनेंट्स लिख सकते हैं क्या। कौन से कंपोनेंट, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, कैसे, जैसे मान लो इस लाइन है, ये थीटा, ये गिवन होगा, ए वेक्टर गिवन है, ये सबसे पहली सिचुएशन है। इस ए वेक्टर का किसी लाइन के साथ एंगल थीटा गिवन है, ठीक है। तो इस ए वेक्टर को एज ए सम ऑफ टू कंपोनेंट्स अगर आप लिख सकते हैं, और वो कंपोनेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, then those two components are called rectangular components of the given vector. These components, rectangular components, are vector quantities. They have fixed magnitude, they have fixed direction. तो आपका ए वेक्टर इस लाइन से अगर थीटा एंगल बना रहा है, तो आपका ये वाली जो कंपोनेंट है थीटा के साथ वाला, और एक दूसरा कंपोनेंट कौन सा होगा, ये वाला। ये कहाँ से लिख रहे हैं बेटा, सब उसी बेसिक लॉ, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हमने डिराइव किया हुआ है, सब वहीं से लिख रहे हैं। डेरिवेशन आपने देख लिया था, ठीक है। तो आपका ये वाला कंपोनेंट कितना आता है, ए कॉस थीटा आता है, ये वाला कंपोनेंट कितना आता है, ए साइन थीटा आता है, ठीक है। अब अगर इसको मैंने एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस नाम दे दिया, इसको मैंने बोल दिया एक्स एक्सेस और इस वाले को मैंने बोल दिया वाई एक्सेस, तो मैं बहुत क्लियरली इस ए वेक्टर को आई कैप जे कैप की टर्म में भी लिख सकता हूँ। बिकॉज ए वेक्टर है दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, क्योंकि दीज आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ दिस ए वेक्टर, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे इस ए वेक्टर को, ए, ए मैग्नीट्यूड है बेटा इसका, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। तो ये वाली बात है बेटा जो हमने सीखी है वेक्टर रिजोल्यूशन में, कि एज ए सिंगल वेक्टर को सम ऑफ टू वेक्टर्स लिख देना। अब आप इस ए वेक्टर को हटा दीजिए बेटा, इसकी जगह आप बस ये दो फोर्सेस लगा दीजिए, ए कॉस थीटा एंड ए साइन थीटा, ठीक है ना। आप ए वेक्टर को बिल्कुल हटा दीजिए, उसकी जगह सिर्फ, जैसे कि मान लीजिए कोई फोर्स होता है ए वेक्टर, तो इसकी जगह आप दो फोर्सेस ऐसे राइट एंगल पे लगा दीजिए, तो इस पार्टिकल पर नेट फोर्स में या इस पार्टिकल पर नेट इफेक्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से इनका एडिशन जो होगा, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा का, वो यही वेक्टर आता है, हमने प्रूव भी कर लिया था। ए कॉस थीटा इधर है, ए साइन थीटा इधर है, रिजल्टेंट क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो वापस वही ये निकल के आ जाएगा। ऐसे ये थीटा एंगल भी आप देखते हैं, अगर इन दोनों कंपोनेंट से निकालें एफ वाई अपॉन एफ एक्स से, तो थीटा वही आ रहा है। मान लो ये फाई बोल देते हैं इस एंगल को, तो टेन फाई इक्वल टू थीटा, इसका मतलब ये फाई क्या होगा,
थीटा के बराबर हो। ठीक है, तो इस तरह जो आप एक वेक्टर को एज ए सम ऑफ टू वेक्टर्स लिख पा रहे हैं, इसको फालतू में नहीं लिख रहे हैं, ज्योमेट्री के लिए हम जस्ट ज्योमेट्री से खेल रहे हैं ऐसा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये सब ट्रिग्नोमेट्री से आया है, सब ट्राइंगल लॉ से आया, लिख सकते हैं, बट इसका कुछ एप्लीकेशन भी है। वही एप्लीकेशन यहाँ पे दिखेगा आपको, कि जैसे आपको पता है, मान लीजिए 60 डिग्री एंगल अगर बना दूं मैं इसको, ठीक है, ये अगर एंगल 60 डिग्री है, तो आप इन तीनों फोर्सेस का सम आपसे पूछा जाए, इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट फोर्स मतलब एडिशन, वेक्टर एडिशन मतलब ट्राइंगल लॉ, और उसी से हमने डिराइव किया है कि हम एक वेक्टर को एज ए सम ऑफ टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लिख सकते हैं। तो आप इनका वेक्टर सम आपको करना है, तो आप क्या करेंगे, जैसा बात हुई थी बेटा, सबको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है, इसके बिना फिजिक्स आगे नहीं है बेटा, सुन लीजिए। ये बहुत फ्लो में आना चाहिए, क्योंकि मैं इस बात पे कभी भी नहीं रुकूंगा, मैं फटाफट कंपोनेंट कर दूंगा 10 फोर्सेस के एक साथ, सारे फोर्सेस लगा दूंगा मैं, और बिल्कुल नहीं बताऊंगा कैसे कॉस थीटा कॉस साइन थीटा आ रहा है आपका। ठीक है, आपको ये बिल्कुल मेरी स्पीड से ही चलना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो इसके लिए आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए इसकी, आज बहुत से एग्जांपल्स करा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो पहले जैसे मान लो इसका आप मैग्नीट्यूड कर दे रहते हैं, ये पूरा मैं खुद कर रहा हूँ, अभी नहीं कह रहा हूँ, नेक्स्ट वाले से सिर्फ आपको करना है, मैं नहीं करूँ। इस तरह के 3 फोर्सेज मैंने मान लिए, इस पर लग रहा है 4 न्यूटन, और इधर लग रहा है आपका 1 न्यूटन, इधर लग रहा है आपका 2 न्यूटन। आपको बताना है कि इस पार्टिकल मान लेते हैं, वो मान लेते हैं, ऊपर जो पार्टिकल है, इस पर लगने वाले नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, एक बार फिर से देख लेंगे बस एक बार। ठीक है, नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, और जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। मतलब अगर ये पार्टिकल रेस्ट पर है इनिशियली, और आपने इस तरह के 3 फोर्सेस से खींचना शुरू कर दिया, तो अब आपको इतना आना चाहिए बेटा, जब आप 11th में साइंस पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो ये पार्टिकल इन 3 फोर्सेस लगाने पर किधर मूव करेगा, एग्जैक्टली वो डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और इसके कितने मैग्नीट्यूड का नेट फोर्स इस पर लगेगा वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये केवल 2 फोर्स लगाता तो आपको दिक्कत ही नहीं थी, आप अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर कर देते, बात खत्म हो जाती। बट एक तीसरा फोर्स और है। ठीक है, तो अब आप कैसे ऐड करेंगे, ध्यान से देखिए, पहले आप लिखेंगे F1 वेक्टर को, लिखेंगे बेटा, F1 वेक्टर कैसा फोर्स है, जिसका मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन है, और उसकी डायरेक्शन क्या है, अलोंग द एक्स एक्सिस है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 4 न्यूटन है, और उसकी डायरेक्शन क्या है, अलोंग द एक्स एक्सिस है। यही है आपका ये 4 न्यूटन का फोर्स। तो आप क्या इस 4 न्यूटन के फोर्स को यूनिट वेक्टर की टर्म में लिख सकते हैं क्या आप 4 न्यूटन को इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स लिख सकते हैं? तो आपको बहुत बताया गया है, फोर सब लोग लिख सकते हैं, एक भी बच्चा ऐसा नहीं है इस क्लास का जो ना लिख पाए। मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन है, डायरेक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, इसको मैग्नीट्यूड लिख देंगे, उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर 4i कैप। F3 वेक्टर आपको क्लियर है, कितना लिख देंगे, 2j कैप लिख देंगे। बट ये फोर्स किसी भी एक्सेस के पैरेलल नहीं है, बट पहले आपको नहीं आता था, बट अब आपको आता है। जो हमारा शुरू से टारगेट था, किसी भी डायरेक्शन का फोर्स क्या मैं यूनिट वेक्टर की टर्म में लिख सकता हूँ, तो वो जवाब आपको मिल चुका है अब, कि बिल्कुल लिख सकते हैं आप। ये मैग्नीट्यूड कितना है, 1 न्यूटन का इसका है, तो अभी तो आप क्या कर देंगे, इसको हटा के इसको एज ए कंपोनेंट या इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लगा देंगे, फिर इस फोर्स की जरूरत नहीं लगेगी। तो आपको पता है कंपोनेंट्स कैसे आएंगे बेटा, ध्यान से देखिए, जो लास्ट क्लास में एब्सेंट थे जरूर देखे हो। ठीक है, ये आपका 1 न्यूटन का फोर्स है, तो इसका ये कंपोनेंट कितना आएगा, 1 cos 60 बताया मैंने, मैग्नीट्यूड जिसके साथ एंगल ले रहे हैं, ये वाला कितना आएगा, 1 sin 60। अब ये 2 फोर्सेस और आ गए, बट इनको लिखना बहुत आसान है, क्योंकि ये एक्सेस के पैरेलल फोर्सेस हैं, जैसा दिख रहा है आपको। ये 1 cos 60 है, और ये आपका क्या है, 1 sin 60। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, इसको F2 वेक्टर दिस प्लस दिस इन सम एज ए कंपोनेंट लिख देंगे, सम ऑफ टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिख देंगे। तो ये कितना आ गया आपका, cos 60i कैप आ जाएगा, प्लस इस वाले की डायरेक्शन कैसी है, अलोंग द वाई एक्सिस है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, sin 60j कैप लिखेंगे बेटा। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको, sin 60j कैप। अब रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, तीनों फोर्सेस का सम होता है, तो रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। ठीक है,
उठा के रख दीजिए मैग्नीट्यूड 4i प्लस F2 वेक्टर आ गया आपका 2j प्लस F3 वेक्टर कितना आ जाएगा 1/2i प्लस √3/2j। तो इस तरह से आपका रिजल्टेंट फोर्स पूछा जाता है बेटा, तीनों फोर्स दे देगा, बताओ रिजल्टेंट फोर्स कितना है। अगर चारों ऑप्शन i की टर्म में है तो आपको वैसे ही देखना पड़ेगा, और डायरेक्ट मैग्नीट्यूड है तो फिर मैग्नीट्यूड ही लिखना पड़ेगा आपको बस। तो ये एफ आर वैक्टर कितना आ गया आपका, देखिए एफ आर वैक्टर आ जाएगा आपका अलग रख लीजिए, कितना हो गया 4.5 हो गया क्या बेटा, प्लस वाला कितना हो जाएगा 2 + √3/2 हो जाएगा। 4.5 प्लस 2 + √3/2 ये रिजल्टेंट फोर्स आ गया आपका। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा बताइए, प्लस का मैग्नीट्यूड लिखना मैंने आपको बताया है कि इस फोर्स किस तरह से लग रहा होगा। देखो अब ये आपने अगर एक्स और वाई बनाई थी तो आपको पता पड़ रहा होगा ये पार्टिकल किधर जाएगा, आ रहा है, माइनस नहीं आ रहा, ये भी प्लस आ रहा है, तो इधर है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं यहाँ पर आ रहा होगा, कितने एग्जैक्टली कितने एंगल पर होगा वो भी आप लिख सकते हैं। पहले इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, मैग्नीट्यूड प्लस का कैसे लिखते हैं बेटा, वो लिखते हैं यहाँ पर √x² प्लस y² से लिखते हैं, √x² प्लस y² से लिखते हैं। कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी इसमें, तो √x² प्लस y² कर देंगे, जो भी आएगा आ जाएगा, हम निकाल नहीं रहे हैं इसको यहाँ पर। ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स आ गया। ये एफ आर वैक्टर है, डायरेक्शन आपको देखनी है तो डायरेक्शन टेन थीटा कितना आ जाएगा, एफ एक्स एफ वाई दो कंपोनेंट है, टेन थीटा आ जाएगा एफ वाई अपॉन एफ एक्स। तो ये आ गया 2 + √3/2 अपॉन 4.5 आ गया। ठीक है, 2 + √3/2 अपॉन 4.5। तो इस तरह से आपका ये एंगल टेन इनवर्स करके आप लिख देंगे। तो आपने तीन फोर्सेस से शुरू किया था बेटा, बिल्कुल तीन फोर्सेस थे, रैंडम फोर्स थे इस तरह के, बट आप एग्जैक्टली बता सकते हैं कि पार्टिकल किधर जाएगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो पार्टिकल जाएगा एक्स एक्सेस से थीटा एंगल पर, जहाँ पर थीटा की वैल्यू ये, और कितना रिजल्टेंट फोर्स रहेगा, इतना जो भी नंबर आएगा उतने मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट फोर्स रहेगा। तो मतलब आप ये भी कर सकते हैं कि इन तीनों फोर्सेस को हटा दीजिए आप। ठीक है, आप इतने मैग्नीट्यूड का फोर्स, एफ आर वैक्टर का जो मैग्नीट्यूड आया उतने मैग्नीट्यूड का फोर्स इस थीटा एंगल पर लगा दीजिए, तो सिचुएशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ये बिल्कुल सेम सिचुएशन है। वो तीन फोर्सेस लगाइए या इस तरह का एक सिंगल फोर्स थीटा एंगल पर लगा दीजिए, इसलिए ये फोर्स एफ आर वैक्टर इन तीनों फोर्सेस का क्या कहलाता है बेटा, रिजल्टेंट फोर्स कहलाता है। ये पूरा समरा